गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा अच्छे होंगे। तो आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी वाला पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो सेशन है आप सब विद्यार्थियों के लिए जिनको 2027 में एग्ज़ाम देना है उनके लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन ये होने वाला है, क्योंकि कल हमने बायोलॉजी के एक लेसन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाया था ऑब्जेक्टिव का। उसी प्रकार से आज मैंने फिजिक्स के एक लेसन का ऑब्जेक्टिव लाया है आपके लिए, जो कि प्रीवियस ईयर पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो आज जो आपका पहला लेसन है फिजिक्स का, यह है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से अगर देखा जाए तो पिछले एग्ज़ाम में 11 सवाल पूछे गए थे फर्स्ट सिटिंग में, और एक सवाल पूछा गया था 2 नंबर का। सेकेंड सिटिंग में 9 सवाल ऑब्जेक्टिव का पूछा गया था, और 3 सवाल 2 नंबर वाले पूछे गए थे। एक सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था जो कि 6 नंबर का था। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो चैप्टर है पहला, प्रकाश का परावर्तन, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हैं हम, अब आप लोग अपना आंसर भी देखिएगा कि कितना सही आप लोग कर पा रहे हैं। तो हम लोग अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आप लोग अपना जवाब बताते चलिएगा कि कितना आप लोग का जवाब सही हो रहा है, और अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है हमारे वीडियो में, तो आप सब कमेंट करके बताइए, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। आप सब अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। तो चलते हम अब वीडियो की ओर। प्रश्न हमारा जो पहला प्रश्न है, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब दूसरा सवाल है, कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब आपकी जानकारी के लिए और एक बात बता दिया जाए कि अगर किसी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को उसकी पूरी प्रतिबिंब देखनी हो, तो उस समतल दर्पण का जो आकार यानी उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, उस पूरी व्यक्ति की लंबाई के आधी होनी चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 6 मीटर है और एक समतल दर्पण में उस व्यक्ति की अपनी पूरी लंबाई को देखना है, यानी अपनी पूरी आकृति को देखना है, तो उस दर्पण की लंबाई जो है वो 3 मीटर की होनी चाहिए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल है, कह रहा प्रकाश की किरणें गमन करती हैं कैसे। तो प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगला सवाल है, कह रहा प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में जब आप जाएंगे तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में से एक नियम ये होता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला सवाल, 5वां जो सवाल है, कह रहा किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, उसका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण जो है क्या होगा। तो वह दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अगला सवाल है, कह रहा निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होती है किस में, निर्वात में। प्रकाश की चाल अगर निर्वात में देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, या इसी को ऐसे लिखा जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों वही बात है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा 7वां जो सवाल है, कह रहा तेलीय कागज कैसा होता है, यानी कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है। तो तेल लगा हुआ जो कागज होता है पारभासक होता है। पारभासक कहने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की एक थोड़ी मात्रा उससे आर पार जा सकती है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा प्रकाश पार होगा तो थोड़े कुछ ही वस्तु उसके आर पार दिखाई दे सकता है। इसमें अगर पारदर्शक का बात किया जाए तो ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार किया जा सकता है। अपारदर्शक में बात किया जाए तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे प्रकाश का कोई भी एक छोटा सा भी भाग
उसके आर पार नहीं जा सकता। जैसे लकड़ी का एक कुंदा हो अगर, तो उसमें प्रकाश कभी भी आर पार नहीं हो सकता है। अगर ईंट ही देख लिया जाए तो उसमें कभी भी प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल जो 8वां सवाल है, कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तित किरण पुंज, उस पर जो किरण पुंज परावर्तित होगा वह कौन सा किरण पुंज होगा, कैसा किरण पुंज होगा? तो वह एक प्रकार का अभिसारी किरण पुंज होगा। अगला है, कह रहा प्रकाश की ओर प्ररोह की गति कैसी होती है? तो प्रकाश की ओर अगर गति है तो प्रकाशानुवर्तन होगा, अगर जल की ओर गति होगा तो जलानुवर्तन होगा, अगर गुरुत्व की ओर गति होगा गुरुत्वानुवर्तन होगा। 10वां सवाल है, कह रहा किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन का, समतल दर्पण में आवर्धन का मान +1 होता है। अगला कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? इस स्थिति में परावर्तन कोण का जो मान है 0 डिग्री हो जाएगा। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कैसे गमन करती हैं? तो सिर्फ और सिर्फ सीधी रेखा में प्रकाश की गमन करती हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में होता है। इसका मतलब है कि अगर उसके साथ जितना भी पदार्थ का तुलना किया जाएगा सब में कम होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल, कह रहा तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? तो तेल लगा हुआ कागज पारभासी होता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? तो सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज समांतर प्रकाश पुंज होता है, क्योंकि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की जो किरणें हैं एक दूसरे के समांतर प्रतीत होती हैं। अगला है हमारा, वो भी इसी लेसन से है पर ये दर्पण से रिलेटेड है। तो पहला जो सवाल है, कह रहा हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोगी होता है? तो हजामत या दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयोगी होता है। अगला सवाल है, कह रहा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच कैसी संबंध होती है? तो आपको बता दें कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह किसका बना होता है? तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगी। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला सवाल, कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? तो इस स्थिति में प्रयोगकर्ता को दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को सिर्फ मापने की जरूरत है। अगला सवाल कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, कारण निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका एक सूत्र होता है F = R/2। उस सूत्र से अगर आप निकालेंगे मान तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या अगर 32 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी उसकी आधी हो जाएगी यानी 16 सेंटीमीटर। कारण नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? तो बिंब की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अगला, कारण निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला, कारण किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में
किया जाता है तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र इसमें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। अगला सवाल है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका होता है अवतल दर्पण। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है प्लस 20 है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो अभी हमने बताया कि अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो वो दर्पण क्या होगा? उत्तल। ऋणात्मक होता तो अवतल। अगला सवाल कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसमें वस्तु को जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। अगला सवाल है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसमें r बराबर 2f होगा, क्योंकि इसका मेन सूत्र जो होता है f बराबर r/2 होता है। अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो r बराबर 2f आएगा। अगला सवाल है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह सीधा और हासित होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है? तो उस प्रतिबिंब सदैव सीधा बनने के लिए उस दर्पण का समतल या उत्तल दोनों में से कोई भी होना चाहिए, दोनों में से यही कोई होगा। अगला सवाल कर रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये जो दर्पण होगा उत्तल होगा। निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों भी दर्पणों में प्राप्त किया जा सकता है। अगला जो 24 नंबर का सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण की। अगला अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाना चाहिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थितियां कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की जो स्थिति है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए। अगला फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगी, f बराबर r/2 वाले सूत्र से। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? महत्तम मान से मतलब अधिकतम मान, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान जो होगा 1/2। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा? तो इस स्थिति में आवर्धन का जो मान होगा हमेशा बढ़ते जाएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अब किसी भी प्रकार के अवतल दर्पण का अगर नीचे का आधा भाग टूट जाएगा तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा कम तीव्र बनेगा। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण जो है अवतल दर्पण है। अगला है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान कितना हो? 10 सेंटीमीटर से कम। अगला एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष से मतलब है मुख्य अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति किस दिशा में है? तो चींटी की जो गति होगी फोकस से ध्रुव की। और इस प्रकार से हमारे फिजिक्स के पहले लेसन यानी एक लेसन प्रकाश के प्रवर्तन का जितना भी प्रीवियस ईयर में सवाल जो पूछा गया है अभी तक के 10th एग्जाम में सारा का सारा सवाल हमने आपको करवा दिया है। तो आशा है कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसी तरह से हम आपके लिए रेगुलर बेस पे वीडियो लेके आते रहेंगे।
चैप्टर वाइज करके। और मान के आपको एक बात बता दें कि अगर 2027 में आप अगर 450 प्लस या फिर बिहार टॉपर के लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर से कम मान 60% सवाल आपके प्रीवियस ईयर से आएंगे। तो प्रीवियस ईयर यानी पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर कमांड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको जितने भी विषय हैं सभी विषयों के चैप्टर वाइज करके हम आपके लिए सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर है ऑब्जेक्टिव का करवा देंगे। उसके साथ साथ हम आपके लिए सब्जेक्टिव का भी सेशन होली के बाद शुरू करने वाले हैं। तो उसमें चैप्टर वाइज करके आपका सिलेबस पूरा का पूरा सभी सब्जेक्टों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।